छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बीत गया सरकार का। विष्णु देवसाय को कितने नंबर देंगे 10 में आप? तो जो परीक्षा दिए ही नहीं तो नंबर कैसे पूछ रहे हैं आप? किसकी सरकार है कोई बता सकता है? 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई। जो आक्रामकता होनी चाहिए कांग्रेस की, उसकी थोड़ी सी कमी महसूस हुई। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? अगर लगता है तो वजह क्या थी उसकी? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, आपके जाने से पहले लगातार अंतर्कलह की सूचनाएं समय मिलती रहती थी। आप दिल्ली की राजनीति बेहतर जानते हैं। राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या न्याय हो पा रहा है? आपको लगता है ऐसा? कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बोरी डीएपी या एक बोरा यूरिया, एक बोरा सुपर फास्फेट निकाला है वहां से। ओपी चौधरी जैसे नौकरशाह कैसा काम कर रहे हैं, जिनको लेकर के तमाम दावे कर रही थी बीजेपी? नक्सलवाद को कह रहे हैं अमित शाह की दूर कर लिया गया, संसद में बयान तक दे दिए। अमित शाह जी और विष्णु जी ये बताएं कि किस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ के दिए हैं आज तक? मैंने वो दौर देखा है 2018 से पहले का, जब कांग्रेस बेहद आक्रामक हुआ करती थी रमन सिंह सरकार पे। वो दौर देखा है। आपको लगता है क्या कि आज संगठन में वो आक्रामकता है छत्तीसगढ़ में? सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लगातार विजय के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कांग्रेसी खेमे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से जाएगी कैसे। वही सवाल जो आज केंद्र में मौजूद है। लेकिन फिर कांग्रेस को एक चेहरा मिला। वो चेहरा था भूपेश बघेल का, जिसकी वजह से 2018 में कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ सीटों से विजय हासिल की। राजनीति है, जीत भी होती है तो हार भी होती है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई, लेकिन भूपेश बघेल आज भी छत्तीसगढ़ की जनता में बेहद लोकप्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं और देश के अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होते रहते हैं उन्हें तमाम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। भूपेश बघेल जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत है भूपेश जी। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का हुआ है, 4 राज्यों में खत्म हुए हैं। असम में आप वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी थे। आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं इन राज्यों में? देखिए, जहाँ तक केरल की बात है तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से तमिलनाडु की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में संघर्ष चल रहा है। अभी एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। असम की बात है, वो 1 चरण में चुनाव हुआ और हेमंता शर्मा चेहरा था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ तो चुनाव लड़ी नहीं है। वहाँ तो असली लड़ाई थी असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच में, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो सब नकली कांग्रेसी ही हैं। जो यहाँ से गए हैं वही लोग सत्ता में बैठे हैं। 4-5 तो मंत्री होंगे और हेमंता बिस्वा शर्मा ही केंद्रित चुनाव था। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के जो भ्रष्टाचार है वो पराकाष्ठा में है। उसका जो व्यवहार है वो चर्चा में है और उसकी पत्नी रिंकी भुइयाँ जी का जो धन के प्रति जो लगाव है उसकी बड़ी चर्चा पूरे आसाम में है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो एक सेंटिमेंट वहाँ काम किया है वो जुबिन गर्ग जी का। मैं बहुत सारे कलाकार देखा हूँ और बहुत लोकप्रिय कलाकारों को देखा हूँ, लेकिन ऐसी दीवानगी आसाम की जनता की जुबिन गर्ग के प्रति वो मैंने पहली बार देखा। वो बिल्कुल जन कवि थे और असमिया जो अस्मिता है उसके वो प्रतीक बन गए थे। और उसकी जो मौत हुई तो उसकी जांच की मांग कर रहे थे। 6 महीना इनकी सरकार थी, लेकिन वो जांच कराए नहीं, उसे किसी प्रकार से सम्मान नहीं दिया। तो जनता है, कांग्रेस ने कहा भी, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र शामिल किया है और पहली बार होगा किसी कलाकार के मृत्यु की या हत्या की जांच की घोषणा पत्र में शामिल की जाए। हम 100 दिन के अंदर उसकी जांच करेंगे। एक बड़ा मुद्दा वो बन पड़ा अपने आप में, जो जनता की मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने उसको अपना लिया है। तो ये स्थिति वहाँ असम की है और असमिया जो अस्मिता है, संस्कृति है,
वो उसकी अपनी अलग पहचान है और जिसको हेमंता विश्व शर्मा ने ध्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जब 4 तारीख को ईवीएम की मशीन खुलेगी तो कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, लग भी रहा था कि केरल को छोड़ करके अन्य जगहों पे जो आक्रामकता होनी चाहिए कांग्रेस की, उसकी थोड़ी सी कमी महसूस हुई। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? अगर लगता है तो वजह क्या थी उसकी? नहीं, बिल्कुल आक्रामक होकर लड़े हम। आसाम की लड़ाई देख लीजिए, आसाम में हेमंता विश्व शर्मा के संतुलन बिगड़ गया है। देखिए वहाँ मतदान हुए 9 तारीख हो गया जी, है ना, और आज देख लीजिए तो 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद भी उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हुआ है, वो वहाँ से उबर नहीं पाए हैं, उसका माइंड सेट बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। हाँ। एक चीज़ ये बताएं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर अभी 3 दिन का संसद सत्र बुलाया गया और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक ऐसा हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक जो है बुरी तरह से गिर गया। इसके पीछे आप कौन सी राजनीति देखते हैं? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भी जानकारी मिल रही है कि 30 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें कि प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष के विरुद्ध। देखिए, ये इसके कारण केवल राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। ये महिला आरक्षण बिल तो है ही नहीं है, क्योंकि वो सितंबर 2023 में ही पारित हो गया था, लेकिन ये इस बहाने परसीमन को उलाना चाहते थे। ठीक, उनका उद्देश्य परसीमन को था। ठीक, ताकि वो ये सोच रहे थे कि विपक्ष इस झांसे में आ जाएगा कि महिला आरक्षण है और उसका कैसे विरोध करें, और जबकि ये स्पष्ट हो गया, सारे विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर उसका खंडन किया। महिला आरक्षण नहीं, हम तो उसका सर्वसम्मति से पारित कर चुके हैं। ये परसीमन बिल जो ला रहे हैं उसके आड़ में इसका हम विरोध करते हैं, और वो कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों की जो एकजुटता है वो देखते बना, और अमित शाह जी और मोदी की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन इस मामले में कुछ दिन के लिए जो यहाँ महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, अब खेती किसानी के दिन आ गया है, रासायनिक खाद नहीं है गोदामों में, तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ा दिन के लिए वो ध्यान भटकाने में सफल रहे। दूसरी बात यह है कि जो विश्व गुरु है उसकी भूमिका, जब युद्ध हो रहा है उस समय भी इसकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह मिली है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। और जिस प्रकार से ट्रंप प्रधानमंत्री को गरियाते उसकी आलोचना करते करते भारत देश को नरक कर दिया है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए, ये हम किसी कीमत में हम लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी है, वो ये बता रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। देश का इस प्रकार से अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री इस प्रकार से चुप्पी साधे बैठे हैं, तो कुछ न कुछ कमजोरी ट्रंप के पास मोदी जी का है, तभी वो चुप बैठे हैं। आप देश में कांग्रेस के बड़े पिछड़े नेताओं में से एक हैं। आपकी पार्टी जातिगत आरक्षण की भी बात करती है, महिलाओं को जो आरक्षण देने का बात है उसमें भी जातिगत आरक्षण की मांग राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो संगठन के स्तर पर पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिखता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन है वो दूसरी बात है। देखिए, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। दूसरा, पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे, सही है, ठीक है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, सही है। अभी आप दक्षिण में देख लीजिए, सिद्धारमैया, सही है। तो पिछड़ों को कोई कम महत्व मिला ऐसी बात तो है नहीं। खासकर राहुल जी के रिजिम में आप देखेंगे, आप प्रदेशाध्यक्ष देख लीजिए, अरुण यादव को बनाए थे, यहाँ मुझे बुलाए थे, है ना। अभी आप चाहे उड़ीसा की बात करिए, चाहे
झारखंड की भी बात लीजिए, यहाँ तो अनुसूचित जाति है, झारखंड में पिछड़े वर्ग के हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है निश्चित रूप से राहुल जी उन लोगों को मौका देते हैं। अभी चाहे गौरव गोगोई की बात करिए, सही है। उसको एलओपी बना कर, डिप्टी एलओपी बना कर रखे हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और 4 तारीख रिजल्ट हमारे पक्ष में आया तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये भी है। एक चीज़ बताएं, आप पंजाब के प्रभारी भी हैं और पंजाब में आज बड़ी खबर आ रही है, वहाँ पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है और राज्यसभा में 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। ये बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है कांग्रेस वहाँ पर आम आदमी पार्टी से मुकाबले में कहाँ रहेगी और इस घटना के बाद परिस्थितियाँ क्या बनेंगी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो उद्भव हुआ है वो विवेकानंद फाउंडेशन से हुआ है। ठीक है। आप दिल्ली की राजनीति बेहतर जानते हैं। वहीं बैठ के सारी योजनाएं बनती रही है कि किस प्रकार से अन्ना हजारे को लाया जाए, किस प्रकार से आंदोलन किया जाए, किसी प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाएं। तो ये सारी बातें वहाँ तय हुआ। तो ये है उपज तो बीजेपी आरएसएस की है उपज है। अब ये एक्चुअल में अभी तक के बी टीम में थे, अब ए टीम में आ गए हैं। अंतर इतना ही है। अब वो मूल धारा में जो मुख्य धारा है उसमें आपकी लड़ाई आसान होगी वहाँ पे? हाँ? आपकी लड़ाई पंजाब में आसान होगी इससे? पंजाब आप लोगों की लड़ाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अब ये है भारतीय जनता पार्टी कभी जड़ जमा नहीं पाई थी पंजाब में नहीं जड़ा, पंजाब में जमा है ना, अकाली दल के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल। अब ये घटना के बाद और स्पष्ट हो गया ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है। ये लोग ओरिजिनल, अब ये है कि जो मुख्य धारा पार्टी है उसमें राघव चड्ढा जी आ गए, उसके साथ 7 लोग, है ना। तो राजनीतिक समझ तो पंजाब के लोगों में अद्भुत है। एक चीज़ बताइए, आपको पंजाबी भाषा पता नहीं आई कि नहीं आई? एक गैर पंजाबी के लिए पंजाब को साधना निश्चित तौर पे मुश्किल होगा, तबकि आपके जाने से पहले लगातार अंतर्कलह की सूचनाएं मिलती रहती थी। आपको लगता है कि ये कठिन है? देखिए, राजनीति में कोई मतलब ये संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है, नहीं कोई दुश्मन होता है। और लगातार आप यदि बातचीत करते रहेंगे तो समस्या का निदान होते जाएगा। भाषाई दिक्कत नहीं आती, सांस्कृतिक दिक्कत नहीं आती, क्योंकि छत्तीसगढ़ एकदम डिफरेंट। तो ऐसा है, हाँ। पंजाब की जो कल्चर है वो बहुत समृद्ध कल्चर है। हाँ, ठीक। इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है उनका। और फिर पंजाबी गीत संगीत तो फिल्मों के माध्यम से हम लोग जुड़े ही रहते हैं, पूरे देश जुड़ा है उससे, सही। दुनिया जुड़ा हुआ है। तो पंजाब की अपनी खासियत है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं नज़दीक से जब देखने को मिला मुझे, तो पंजाब में जो सेवा का जो भाव है लोगों में, वो अद्भुत है। उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं। बिल्कुल, उसको तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। जो पंजाबियत है और पंजाब के लोगों में जो सेवा भाव है, उसके कोई मुकाबला नहीं। यूपी में भी अगले साल चुनाव है, बड़ा राज्य है। यूपी से ही कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता भी निर्धारित होती है। पिछली बार आप थे वहाँ वरिष्ठ पर्यवेक्षक, लेकिन 2 सीटें आई थी। इस बार क्या आपको लगता है स्थिति बदलेगी कि उत्तर प्रदेश में? उस समय जो हम लोगों ने मेहनत किया प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जो संगठन वो तो पूरा बंजर पड़ा था समझ लीजिए। तो वहाँ खेत तैयार करना कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन प्रियंका जी ने जो वहाँ बीजारोपण किया जी, उसका ही रिजल्ट आप देखेंगे लोकसभा में देखने को मिला हमको जी। शुरुआत उन्होंने की, लेकिन राहुल जी के जो नेतृत्व है उसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एकदम पिछड़ गई। और प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना है वो 6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। बिल्कुल 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 सही है। एक चीज मुझे ये बताएं, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बीत गया सरकार का, विष्णु देवसाय को कितने नंबर देंगे 10 में आप? देखिए, जो काम करे, जो परीक्षा दिलाए, उसको नंबर मिलता है जी। यहाँ तो सरकार किसकी है, कौन सरकार चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, ये पता ही नहीं है, तो नंबर किसको देंगे आप? यहाँ किसकी चलती है, किसकी सरकार है, कोई बता सकता है? एक आदमी कोई बता दे, कि एक आम आदमी बता दे कि मैं इस मंत्री के पास जाऊँगा, इस मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कोई दावे के साथ बोल सकता है एक आम आदमी? तो जो परीक्षा दिए ही नहीं तो नंबर कैसे पूछ रहे हैं आप? काम करे उसका आकलन होगा। यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा है।
अभी तक पता नहीं चला कि सरकार कौन चला रहा है, वो पहले बता दीजिए तब हम अंक देंगे। दर्शकों बताएं आपको कि भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी खेती किसानी करते हैं। अभी भी वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे जाना है अपने खेत, टाइम भी देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या न्याय हो पा रहा है, आपको लगता है ऐसा? देखिए वो तो हम लोगों ने तय कर दिया था, 2500 को वादा किया था और 2850 तक दिए थे। ये तो मजबूरी में 3100 दिए और हम लोग धान खरीदते थे, उसका निराकरण भी करते थे। आज धान खरीदी में किसान बहुत मुश्किल से धान बेच पाए। आज धान जो सोसाइटियों में पड़ा है, वो जो संग्रहण केंद्रों में पड़ा है, 20 लाख टन अभी भी पड़ा हो जिसका निराकरण नहीं हुआ है। अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है। अब स्थिति ये है कि जब धान ही नहीं बेच पाएंगे, उसका ब्याज का पैसा पटाते पटाते सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी। सही है। तो जब इस साल नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर अगले कैसे होगा? अभी ये कृषि प्रधान राज्य है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। अभी अप्रैल के महीने में सब किसानों को ऋण उपलब्ध करा दिया जाता था, नकदी भी लेते थे और खाद भी लेते थे। अभी एक भी किसान, छत्तीसगढ़ के किसान को कोऑपरेटिव बैंक से कोई लोन नहीं मिला है। कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बोरी डीएपी या एक बोरा यूरिया, एक बोरा सुपर फास्फेट निकाला है वहाँ से, किसी को नहीं मिला है। ये स्थिति है। तो सवाल ये है कि ये अब मई के महीने से खेती किसानी काम शुरू कर देंगे लोग, है ना। जून में तो फिर स्पीड ही पकड़ लेगा, खाद ही नहीं रहेगा, तो बेसल डोज ही नहीं डालेंगे किसान, तो फसल कैसे होगी? ओपी चौधरी जैसे नौकरशाह कैसा काम कर रहे हैं, जिनको लेकर के तमाम दावे कर रही थी बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, हाँ, आकलन तो वही लोग बताएंगे। ये हाल है। हाँ, वो तो कहते हैं कांग्रेस सरकार में हम लोग काम करा लेते थे, यहाँ तो किससे काम कराएं ये पता नहीं है। नक्सलवाद को कह रहे हैं अमित शाह की दूर कर लिया गया, संसद में बयान तक दे दिए। आपको लगता है कि वह वजहें दूर हो गई क्या, जो जिसकी वजह से नक्सलवाद था? देखिए जो हमारी नीति थी, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति के चलते ही हम 600 गांव खाली कराए थे। हम अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोलने में सफल रहे और उसके साथ साथ वहाँ पीडीएस साहब भी खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, वहाँ स्कूलें जो बंद पड़ी थी उनको संचालित किए और हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू किए, ऋण माफ़ी किए, लघु उपज खरीदे, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा दिए। तो लोगों को विश्वास जमा, सरकार पे विश्वास जमा। उनका जो जल जंगल ज़मीन का जो मुद्दा था उसको हमने एड्रेस किया, तो विश्वास हुआ, लोग जुड़े, तो इसके कारण से सफल हुआ है। अब ये पीठ थपथपा रहे हैं अपने, 30 मार्च तक ख़त्म कर दें, उसके बाद भी घटनाएं हुई। सही है, सही है। मैं तो कहता हूँ भाई नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, हम भी उसके समर्थक हैं। लेकिन आपने दावा किया 30 मार्च तक के, और आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपये हर पंचायत को देंगे जहाँ नक्सल ख़त्म हो गया। अमित शाह जी और विष्णु जी ये बताएं कि किस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपये दिए हैं आज तक? तो या तो नक्सलवाद खत्म हुआ तो 2000 पंचायतें हैं, आप उसको पैसा दीजिए, और नहीं दिए हैं तो आप खुद कह रहे हैं, अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होता तो आप 1 करोड़ रुपये देते, दीजिए 1 करोड़ रुपया, क्यों नहीं दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, नक्सलवाद खत्म तब माना जाएगा जब वहाँ से पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉ हो जाएगा। नक्सलवाद समाप्त तब माना जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, जब आप अधिकारियों को, राजनेताओं को जो सुरक्षा प्रदान किए हैं, किसी को वाई श्रेणी, किसी को जेड श्रेणी, किसी जेड प्लस दिए हुए हैं, जिस दिन वो विड्रॉ करेंगे उस दिन माना जाएगा नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मैंने वो दौर देखा है 2018 से पहले का, जब कांग्रेस बेहद आक्रामक हुआ करती थी रमन सिंह सरकार पे, वो दौर देखा है। आपको लगता है क्या कि आज संगठन में वो आक्रामकता है छत्तीसगढ़ में? अभी संगठन के माध्यम से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे स्कूल के मामले हों, चाहे स्वास्थ्य के मामले हों, चाहे अभी औद्योगिक घटनाएं घटी उस मामले को, लगातार हम लोग जनता के मुद्दे को संगठन के माध्यम से उठा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 1-2 छोटे सवाल हैं हमारे कि ओबीसी राजनीति जो देश की रही है हमेशा एंटी कांग्रेस रही है, ऐसा क्या कर सकती है कांग्रेस कि ओबीसी नज़दीक आए, पार्टी के नज़दीक आए? मालूम होता है कि क्षेत्रीय पार्टियां पूरा का पूरा श्रेय ले जाती हैं।
देखिए, उसमें जो राहुल जी ने जो जाति जनगणना की बात कही, जी। अभी जो लोकसभा में उसकी स्पीच देखिए कि जो आरक्षण है उसमें ST SC के साथ OBC को भी मिलना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसकी हिस्सेदारी। तो ये जो लाइन है उसको लेके चल रहे हैं, तो वो न्याय देना चाहते हैं, राहुल गांधी न्याय करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अभी देखिए तेलंगाना में हुआ, बिल्कुल हुआ, और उसमें उस प्रकार से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ भी मिला। कर्नाटक में भी हाँ, चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ भी 27% किए थे, हाँ, राजभवन में अटका बिल्कुल, हुआ है, ठीक है, राजभवन लोक भवन में। लोकभवन में। जाति जनगणना के बाद क्या? अब तो सरकार आदेश दे ही दी है, लेकिन जाति जनगणना के बाद क्या करेंगे? जाति जनगणना के बाद तो उसे बहुत सारी चीजें सब निकल के आएगी, जैसे केवल संख्या ही नहीं, हाँ, उसके केवल पिछड़े वर्ग की बात नहीं, सभी जातियों की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की, पिछड़े वर्ग के, अपर क्लास के, सब में उसके चाहे सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक में भागीदारी कितनी है, वो सब निकल के आएगा। तो जब आपके पास सारी चीज़ एक टेबल में होगा, नक्शा में होगा, तो आपको निर्णय करने में आसान होगा। भाई पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियाँ हैं जो बहुत पिछड़ गई है, कौन सा है जो ज़्यादा लाभ ले गया है, अपर क्लास में बहुत सारी जातियाँ हैं जिसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जब आपको जानकारी होगी तब तो आप निर्णय लेंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबको साथ लेके चलोगे। अनुसूचित जाति में देखें, जनजाति में देखें, बहुत सारी जातियां हैं जो अभी उसको और काम करने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल, 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कब एक्शन मोड में पूरी तरह से नजर आने लगेगी? बिल्कुल, अभी तो लगातार संगठन सृजन का काम पूरे देश भर में चल रहा है, उसके माध्यम से संगठन खड़ा कर रहे हैं। पूरा इशू बेस्ड प्रोग्राम AICC भी आ रहा है, PCC भी तय कर रहे हैं। तो अब वो इलेक्शन मोड ही समझ लीजिए, संगठन को धार देने का काम हो रहा है, बूथ लेवल तक हो रहा है। तो हम तो इलेक्शन मोड पे ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लगातार कदम ताल करते चल रहे हैं, और जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा हम लड़ाई के मैदान में। तो दर्शकों, हम सबके बीच थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के महासचिव भूपेश बघेल जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दलेंस से बात करने के लिए। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।